नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा जवाहर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों का जो पिछले वीडियोज़ हैं उनमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियोज़ के अंदर जो पिछला वीडियो अपन ने बनाया था, जो पिछला मैंने यूट्यूब का वीडियो डाला है, उसके अंदर अपने जालोर के चौहानों का अध्ययन कर रहे हैं और जालोर के चौहानों के बारे में अपने पढ़ रहे थे। जालोर के चौहान वंश की स्थापना कब हुई और कानड़देव चौहान अपने प्रारंभ भी कर दिया था और कुछ कहानी अपने पढ़ी थी। और फिर जो दो अभियान मैंने आपको बताए थे, 1308 ईस्वी में सिवाना अभियान और 1311 में जालोर अभियान, उनका आज अपन परिचर्चा करेंगे और उनको अपना पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, आगे ध्यान समझना। अपन बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में 1308 ईस्वी में ध्यान समझना दोस्तों, कमालुद्दीन गुर्ग, व्यक्ति कौन है? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी। ध्यान समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी देखो दो ही बार मुख्यतः राजस्थान आया है, जो मुख्य कार्यक्रम करने आता है। एक तो 1303 के अंदर महत्वपूर्ण, जब आपके पद्मिनी का मैटर था उस टाइम पे आएगा, जब अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, चित्तौड़ अभियान पढ़ेंगे, वहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा एक बार अपन ने पढ़ ही लिया है हमीरदेव चौहान के टाइम पे, क्योंकि हमीरदेव चौहान बहुत प्रतापी शासक था, इसलिए वह स्वयं अलाउद्दीन खिलजी आया है। इसके बाद में तो इसने अपने सेनापति ही भेजे हैं और इसमें एक अभियान आता है 1308 ईस्वी में। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में ये सेना भेजता है। और सेना भेजता कहाँ पे? ध्यान समझना, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, सिवाना दुर्ग। कौन से दुर्ग पे भेजता है दोस्तों? सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग आपके कहाँ पे है? बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग आपके कहाँ पे पड़ता है? बाड़मेर में। ध्यान से समझना दोस्तों। बात करते हैं सिवाना दुर्ग की, तो सिवाना दुर्ग को अभी अपन देखेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान समझना, सिवाना दुर्ग के ऊपर आक्रमण क्यों करता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था सिवाना दुर्ग जब तक नहीं जीतेगा तब तक किसको नहीं जीत सकता? वो जालोर को नहीं जीत सकता। तो सिवाना दुर्ग की बात करते हैं तो दोस्तों देखो, सिवाना दुर्ग जो है गिरि दुर्ग है। सिवाना दुर्ग जो है आपके गिरि दुर्ग है। गिरि का मतलब होता है पहाड़ों से या पहाड़ों में स्थित या पहाड़ों से घिरा हुआ दुर्ग, गिरि दुर्ग कहलाता है। इसके अलावा इसके निर्माण की बात करते हैं, इसका निर्माण, तो इसका निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 10वीं शताब्दी। निर्माण जो हुआ वो कब हुआ? इसका निर्माण जो हुआ वो हुआ आपके 10वीं शताब्दी के अंदर। इसके बाद बात करते हैं तो इसके निर्माता, ध्यान समझना दोस्तों, इसके निर्माता जो हैं आपके वीर नारायण पंवार। इसके निर्माता जो हैं आपके वीर नारायण पंवार। फिर मैंने आपको बताया था इसके दो उपनाम ध्यान समझना। पहला जो महत्वपूर्ण उपनाम है इसका, पहला है मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। पहला जो उपनाम इसका वो है आपके मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। और दूसरा जो इसका उपनाम है वो उपनाम है इसका जालोर दुर्ग की कुंजी। दूसरा उपनाम क्या है? जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की क्या है? ये कुंजी। ध्यान समझना। सिवाना दुर्ग की बात करते हैं। सिवाना दुर्ग आपके बाड़मेर में स्थित है। गिरि दुर्ग है, मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसका निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण इसका 10वीं शताब्दी में हुआ था। निर्माता की बात करते हैं तो इसके निर्माता है वीर नारायण पंवार। इसके दो उपनाम हैं और दो उपनाम की बात करें तो एक तो है मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली और दूसरे उपनाम की बात करते हैं तो जालोर दुर्ग की कुंजी। ध्यान समझना। इस सिवाना दुर्ग के शासक, इस सिवाना दुर्ग के अंदर शासक जो है आपके, उन शासक का नाम है शीतलदेव। उन शासक का नाम क्या है दोस्तों? शीतलदेव। ध्यान समझना। मैंने आपको बताया कि कोई भी गिरि दुर्ग हो उस पर आक्रमण करने के लिए आपको उसके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। जब तक प्रवेश नहीं करोगे तब तक आप युद्ध जीत ही नहीं सकते। तो यहाँ सिवाना दुर्ग में शासक है शीतलदेव। डायरेक्ट आप प्रवेश कर नहीं सकते, तो किसी ना किसी व्यक्ति को क्या दोगे? आप एक लालच दोगे। सेम पैटर्न है। इस शीतलदेव का एक सेनापति था दोस्तों। इस शीतलदेव का एक सेनापति था। उस सेनापति का नाम है बावड़ा। उस सेनापति का नाम क्या है दोस्तों? बावड़ा। इसका नाम ही बावड़ा नहीं है, ये है भी बावड़ा ही। ये है भी क्या? बावड़ा ही। कैसे है देखो, इस कमालुद्दीन गुर्ग ने इस बावड़ा को क्या दिया दोस्तों? लालच दिया।
इस कमालुद्दीन गुर्ग ने इस बावड़ा को क्या दे दिया, लालच दे दिया। सो अब लालच देगा तो इस बावड़ा ने क्या किया, लालच क्या देता है कि तेरे को क्या बना देंगे, तेरे राजा को टपका देंगे, मार देंगे और क्या बना देंगे, तेरे को शासक बना देंगे। अब तेरे को शासक बना देंगे तो सीधी सी बात, इसने क्या किया, इसने एक कुंड था मामदेव कुंड, एक कुंड है दोस्तों, कौन सा कुंड है, मामदेव कुंड, और मामदेव कुंड में क्या कर दिया, गोरक्त मिला दिया दोस्तों। मामदेव कुंड में क्या कर दिया, गोरक्त मिला दिया। गोरक्त का मतलब होता है गाय का खून। इन्होंने क्या कर दिया, इस व्यक्ति ने क्या किया, मामदेव कुंड के अंदर क्या कर दिया, गोरक्त मिला दिया। जब गाय का खून मिला दिया तो अब पानी पीने की समस्या आ गई दोस्तों। अब क्या आ गई, राज्य में पानी पीने की जब समस्या आ गई दुर्ग के अंदर, इस वजह से शीतल देव को द्वार खोलने पड़े दोस्तों। इस वजह से, क्योंकि राजपूत है, वहां पर ब्राह्मण है और व्यक्ति हैं जो हिंदू है, जो क्या करेंगे, गाय का खून थोड़ी पिएंगे। जो गाय अपनी माता है तो उसको अपन पूरा देश जो है माता के रूप में दर्जा दे रखा है इसको, तो इसका जो खून उसमें मिला दिया गया तो इसके सम्मान के लिए अब इसको थोड़ी पिएंगे। इस वजह से क्या करना पड़ा, शीतल देव को द्वार खोलने पड़े। और शीतल देव ने जब द्वार खोले तो कमालुद्दीन गुर्ग ने क्या किया दोस्तों, आक्रमण किया। कमालुद्दीन गुर्ग ने क्या कर दिया दोस्तों, आक्रमण किया। ध्यान समझना, कमालुद्दीन गुर्ग अब शीतल देव चौहान के ऊपर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। आक्रमण करेगा तो दोस्तों वही सेम पैटर्न है, युद्ध होगा। युद्ध के दौरान क्या हुआ दोस्तों, शीतल देव चौहान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। शीतल देव चौहान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। यह लड़ते हुए क्या हुआ, वीरगति को प्राप्त हुआ दोस्तों। और युद्ध कौन जीत गया दोस्तों, आपके कमालुद्दीन गुर्ग जीत गया। कमालुद्दीन गुर्ग जब युद्ध जीत जाता है तो बावड़ा पूछता है किसके पास, कमालुद्दीन गुर्ग के पास। बोला साहब करो राज्याभिषेक, क्या करो, राज्याभिषेक करो। तो कमालुद्दीन गुर्ग ने दोस्तों इसका भी कर दिया राज्याभिषेक। इसको भी क्या कर दिया, मरवा दिया। इसको भी क्या कर दिया, मरवा दिया दोस्तों। जो व्यक्ति अपने ही शासक का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने ही शासक का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा, ये कह के इसकी भी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इस कमालुद्दीन गुर्ग ने इस शिवाना का नाम बदलकर, इस कमालुद्दीन गुर्ग ने इस शिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया, खैराबाद। इस शिवाना का नाम बदल के क्या कर दिया था, खैराबाद। अब ध्यान समझना, एक यहां पे थोड़ा सा डाउट होगा आपको, मैं वो क्लियर कर देता हूं। पहले देखो, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाना का नाम बदलकर खैराबाद किसने किया। या तो डायरेक्ट पूछता है शिवाना का नाम क्या है, तो खैराबाद, या खैराबाद किस दुर्ग को कहते हैं, शिवाना दुर्ग को। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में से आता है कि शिवाना का नाम बदलकर खैराबाद किसने किया। ध्यान से समझना, शिवाना का नाम बदल के खैराबाद किया तो किसने है, कमालुद्दीन गुर्ग ने किया है साहब। किसने किया है, कमालुद्दीन गुर्ग ने किया है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि कमालुद्दीन गुर्ग ऑप्शन में ही नहीं आता है। कमालुद्दीन गुर्ग क्या नहीं होता, ऑप्शन में नहीं आता। तो देखो दोस्तों, जब ऑप्शन में कमालुद्दीन गुर्ग नहीं आ रहा है तो आपको बात ये पता होनी चाहिए, तो फिर नाम किसने परिवर्तित किया है, ये समझ लेना, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना दुर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया, खैराबाद कर दिया। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, कमालुद्दीन गुर्ग नहीं आया है, अलाउद्दीन खिलजी ही आंसर माना गया है। तो आप ध्यान रखना, जब ये नहीं हो तब अलाउद्दीन खिलजी सही है, अगर ये है तो फिर यही राइट आंसर होगा, यही नाम बदल के करेगा चेंज। इसके अलावा देखते हैं, देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको रिपीट करता हूं मैं और ध्यान से समझना। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में, एक व्यक्ति है कमालुद्दीन गुर्ग, उसके नेतृत्व में सेना भेजी थी दोस्तों। कहां पे भेजी थी, शिवाना दुर्ग के ऊपर भेजी थी। और शिवाना दुर्ग की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कहां पे है, पहली बात तो बाड़मेर में। कैसा दुर्ग है, कैसी श्रेणी है, गिरि दुर्ग है। गिरि दुर्ग का मतलब होता है पहाड़ों से गिरा हुआ। निर्माण इसका कब हुआ था, 10वीं शताब्दी में हुआ था। निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन थे, वीर नारायण पंवार। इसके दो उपनाम है, पहला मारवाड़ के राजाओं की क्या है, ये शरण स्थली है। मारवाड़ के राजाओं की क्या है, ये शरण स्थली है। और दूसरा इसका जो अन्य नाम है वो क्या है, जालोर दुर्ग की कुंजी, चाबी की। जालोर दुर्ग की क्या है, ये की है, चाबी है। शिवाना दुर्ग के शासक थे आपके शीतल देव। शीतल देव चौहान की बात करते हैं तो इनके सेनापति है बावड़ा। बावड़ा को कमालुद्दीन गुर्ग ने क्या दिया, लालच दिया। लालच दिया तो बावड़ा ने क्या किया, मामदेव कुंड में गोरक्त गाय का खून मिला दिया। इस वजह से पानी पीने की समस्या आ गई। इस वजह से शीतलदेव चौहान को द्वार खोलने पड़े। द्वार जब इसने खोले तो कमालुद्दीन गुर्ग ने क्या किया, आक्रमण किया। आक्रमण किया तो क्या हुआ दोस्तों, युद्ध हुआ। और युद्ध के दौरान शीतलदेव चौहान क्या हुआ, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना।
शीतलदेव चौहान जब मारा गया तो बावड़ा गया किसके पास, कमालुद्दीन गुर्ग के पास, कि हमारा भी करो राज्याभिषेक। तो कमालुद्दीन गुर्ग ने इसको भी क्या कर दिया, मरवा दिया। और इस युद्ध को जीतने के बाद फिर कमालुद्दीन गुर्ग ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, खैराबाद कर दिया, सिवाना का। ध्यान रखना दोस्तों, अब युद्ध कौन सा जीत चुका है, ये सिवाना के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका है। तो अगला अभियान अब जब करेगा अलाउद्दीन खिलजी तो कहां पे करेगा दोस्तों, जालोर दुर्ग के ऊपर करेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन जालोर अभियान देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, एक अभियान सिवाना अभियान के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका है अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद में अगला अभियान देखते हैं, जालोर अभियान। बहुत इंपॉर्टेंट है और जालोर अभियान के बारे में आगे अपन डिस्कस करते हैं, कैसे क्या आक्रमण करेगा। देखो दोस्तों, आपके बात करते हैं, एक जगह पड़ती है जालोर, वहाँ पे तो शासक कौन है आपके, कान्हड़ देव चौहान। एक शासक तो आपके कौन है, कान्हड़ देव चौहान। ध्यान से देखना दोस्तों, कान्हड़ देव चौहान की बात करते हैं तो ये आपके शासक रहते हैं 1305 से लेके 1311 ईस्वी तक। यहाँ अपन देख लेते हैं कहाँ शासक रहते हैं, जालोर। भाई 1305 से लेके 1311 तक शासक रहेंगे, कहाँ पे रहते हैं आपके, जालोर के अंदर रहते हैं। इधर आपके दिल्ली में कौन पड़ेगा, आपके अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान से समझना, अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी, कब की बात है दोस्तों, 1311 ईस्वी में वही व्यक्ति है कौन, कमालुद्दीन गुर्ग। कौन है, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालोर दुर्ग पर सेना भेजी या जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया, जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया। देखो दोस्तों, ध्यान समझना, अलाउद्दीन खिलजी 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालोर दुर्ग पे क्या करेगा, आक्रमण करेगा या सेना भेजेगा यहाँ पे। अब देखो होता क्या है, ध्यान समझना, यहाँ कान्हड़ देव चौहान है और यहीं पे इसके पुत्र कौन है, वीरमदेव। यहीं पे इसका पुत्र कौन है दोस्तों, वीरमदेव। ध्यान से समझना, यहीं पे इसका पुत्र कौन है, वीरमदेव। ध्यान समझना दोस्तों, कान्हड़ देव चौहान के यहाँ पे एक सेनापति है, कान्हड़ देव चौहान का सेनापति। ध्यान समझना दोस्तों, सेनापति का नाम है दहिया राजपूत बीका। सेनापति का नाम है आपके दहिया राजपूत बीका। देखो, इसके सेनापति हैं आपके दहिया राजपूत बीका। तो देखो कमालुद्दीन गुर्ग क्या करता है, ध्यान समझना दोस्तों, इसका वही सिस्टम है। इसने दहिया राजपूत बीका को क्या दिया दोस्तों, लालच दिया। इसने दहिया राजपूत बीका को क्या दे दिया, लालच दिया। तो दहिया राजपूत बीका ने कहा कि देख दोस्त, मेरे को कोई लालच वगैरह नहीं चाहिए, मेरे को क्या नहीं चाहिए, लालच वगैरह नहीं चाहिए। पीछे मैं देख चुका हूँ जिन जिन को लालच दिया है उनका क्या हुआ है, जिन जिन को लालच दिया है तूने उनका क्या हुआ है, वो परिणाम मैं देख चुका हूँ। इसलिए मुझे कोई लालच की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरे को कोई गुप्त मार्ग वगैरह नहीं बता रहा। जब ये बात कौन कहता है, दहिया राजपूत बीका कहता है, तो कमालुद्दीन गुर्ग बोलता है भाई तेरे को चाहिए क्या। तो दहिया राजपूत बीका कहता है कि देख मेरे को कोई राज्य वगैरह नहीं चाहिए, पहले तू माल लेके आ, भाई सोने चांदी हीरे जवाहरात तू पहले लेके आ। जब पहले लेके आएगा उसके बाद में आगे की बात अपने करेंगे। तो यह सूचना फिर कमालुद्दीन गुर्ग ने किसके पास पहुंचाई, अलाउद्दीन खिलजी के पास, कि ये तो क्या कर रहा है, पहले मांग कर रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई बेटी का सवाल है, ठीक है, क्योंकि अब जब जालोर अभियान के लिए भेजा था किसको, आपके कमालुद्दीन गुर्ग को, तो यही आदेश दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कि कान्हड़ देव चौहान की गर्दन काट के लाना और वीरमदेव को क्या करना, जिंदा पकड़ के लाना साहब, क्योंकि निकाह तो करवाना ही है, विवाह करवाना है इससे, तो इसको जिंदा लेके आना। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि देख पुत्री का सवाल है, तू क्या कर, जो मांग रहा है उसको दे दे, अभी तो जो मांग रहा है उसको दे दिया जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी के कहने पे कमालुद्दीन गुर्ग ने दहिया राजपूत बीका ने जो डिमांड करी थी उस डिमांड को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। और पूरा जब कर दिया तो दहिया राजपूत बीका को क्या दे दिया साहब, लालच दे दिया। और जैसे ही इसको लालच दिया, दहिया राजपूत बीका ने क्या किया दोस्तों, गुप्त मार्ग बताए। ये लो दोस्तों, दहिया राजपूत बीका भी क्या कर देता है, गुप्त मार्ग बता देता है। और जैसे ही दोस्तों ये गुप्त मार्ग बताएगा, कमालुद्दीन गुर्ग ने क्या कर दिया दोस्तों, आक्रमण किया। कमालुद्दीन गुर्ग ने क्या कर दिया दोस्तों, आक्रमण किया। ध्यान से समझना, आक्रमण करता है और इस पूरे जालोर को क्या कर लेता है दोस्तों, घेर लेता है। इधर क्या सीन हुआ वो देखना। एक दहिया राजपूत बीका की पत्नी है दोस्तों,
इसकी पत्नी का नाम है सत्रिया रानी। इसकी पत्नी का नाम है सत्रिया रानी। ध्यान से देखना, इसकी पत्नी का नाम है सत्रिया रानी। अब देखो दहिया राजपूत भी का जो घूस ली थी, रिश्वत ली थी इसने, उसको लेके घर पे पहुंचा साहब। और जैसे ही घर पे पहुंचता है कि साहब, घर पे पहुंचते इस सत्रिया रानी ने पूछा ये कहां से लेके आया इतना? तो दहिया राजपूत भी का बोलता है, बोले बेच दिया गया। भाई सत्रिया रानी फिर पूछती है भाई क्या बेच दिया ऐसा? छाली बेची कि बकरी बेची, क्या बेच के, गाय बेच के, बेच के क्या बेच के लाया है इतना धन? भाई पूछेंगे नहीं क्या? जैसे मान लो कोई आदमी 10,000 रुपये कमा रहा है और वो अचानक ही घर पे ले जाके 5 करोड़ रुपए पकड़ा था, तो पूछेंगे ही कि ये क्या कर्मकांड करके आया है तू कि तेरे पास इतने पैसे आ गए? तो ये भी पूछते हैं भाई क्या करके आया है? तो इसने कहा बेच दिया। तो ये बोलती है बोले छाड़ी बेची, बकरी बेची, गाय बेची, भैंस बेची, ऊँट बेचा, क्या बेचा है तूने कि तू इतने पैसे लेके आया है? तो दहिया राजपूत भी का बोलता है बोले देश ही बेच दिया है। क्या बेच दिया है? देश ही बेच दिया। और जैसे ही सत्रिया रानी को पता चला कि इस दहिया राजपूत बिका, मतलब इस सत्रिया रानी के पति ने, दहिया राजपूत बिका ने अपने देश जालोर कानड़देव चौहान के साथ क्या की है? गद्दारी की है। इस सत्रिया रानी ने अपने पति का सिर धड़ से अलग कर दिया दोस्तों, सिर धड़ से अलग कर दिया। इस सत्रिया रानी ने अपने पति का क्या कर दिया दोस्तों? सिर धड़ से अलग कर दिया। इस बात से आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, देश पहले भी सर्वोपरि था, आज भी है, आगे भी देश ही सबसे सर्वोपरि रहेगा। तो सत्रिया रानी इसका सिर धड़ से अलग कर देती है और तुरंत प्रभाव से यहां से सूचना देने पहुंची। यहां से क्या करती है? सूचना देने पहुंची। ध्यान समझना दोस्तों, सूचना देने पहुंची किसको? कानड़देव चौहान को। लेकिन इसके यहां पे सूचना देने और नहीं देने का कोई मतलब नहीं था दोस्तों। इसका कारण यह है क्योंकि इस टाइम पे जब ये सूचना देने पहुंचती है, इस टाइम पे जालोर दुर्ग की घेराबंदी की जा चुकी थी। किसके द्वारा? कमालुद्दीन गुरुंग द्वारा पूरे दुर्ग की क्या हो चुकी है? घेराबंदी हो चुकी है। तो इसके सूचना देने और नहीं देने का कोई मतलब नहीं निकला दोस्तों। और जब नहीं निकला, युद्ध प्रारंभ हो चुका था और युद्ध लड़ा गया। तो युद्ध के दौरान दोस्तों कानड़देव चौहान बड़ी ही वीरतापूर्ण लड़ते हुए क्या हुआ? वीरगति को प्राप्त हुआ। कानड़देव चौहान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। ध्यान समझना दोस्तों, कानड़देव चौहान क्या हो गया है? लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। कानड़देव चौहान, ध्यान समझ लेना, लड़ते हुए क्या हुआ? वीरगति को प्राप्त हुआ। अब बच गया तो कौन था दोस्तों? वीरमदेव। अब बच कौन गया था? वीरमदेव। ध्यान से समझना, वीरमदेव की बात करते हैं। वीरमदेव क्या कर रहा था दोस्तों? वीरमदेव अपनी कुलदेवी के मंदिर में बैठा बैठा प्रार्थना कर रहा था कि हे माता, पिताजी को जिता देना, पिताजी को जिता देना, पिताजी को जिता देना। लेकिन जैसे ही साहब इसको पता चला कि कौन मारा गया, पिता तो मारे गए हैं, पिताजी तो क्या हुए? वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, तो ये हड़बड़ा गया दोस्तों। और इसके टेंशन हो गई कि अब तो क्या कमालुद्दीन गुरु के पकड़ के लेके जाएगा, अब क्या करेंगे? निकाह करेंगे। अब निकाह भी कर लिया अगर मौत के डर से, तो अपने पिता को खो के अगर विवाह किया तो क्या विवाह किया? जब अब तेरे इस बचाव के चक्कर में तेरे पिता ने क्या कर दिया? बलिदान दे दिया, तो अब शादी करने से मतलब ही क्या है दोस्तों? तो इस कानड़देव चौहान के पुत्र वीरमदेव ने क्या किया? वीरमदेव ने अपनी कुलदेवी, ध्यान समझना, वीरमदेव ने अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर में, आशापुरा माता के मंदिर में, माता के मंदिर में कटार से आत्महत्या कर ली। कटार से क्या कर ली दोस्तों? आत्महत्या कर ली। तो यहां पे कौन मारा गया? आपके वीरमदेव भी क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। कहां पे करता है? आशापुरा माता के मंदिर में करता है। कई जगह देर का है, नाडोल में है मंदिर, नाडोल में भी है, जालोर में भी है। प्राचीन मंदिर मैंने आपको बताया था बंडोच गुजरात में भी है, जिसका विग्रह राज द्वितीय ने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। दोस्तों ध्यान रखना, सांबर के चौहान की कुलदेवी कौन है? शाकंभरी माता है सांबर के अंदर। सिक्कर के चौहानों की कुलदेवी कौन है? जीण माता है। और जालोर व नाडोल के चौहानों की कुलदेवी कौन है? आशापुरा माता है। जालोर व नाडोल के चौहानों की कुलदेवी कौन है? आपके आशापुरा माता है। तो जब ये भी मारा गया, कौन? वीरमदेव भी जब मारा जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। देखो, जब ये मारा गया तो फिरोजा ने भी क्या कर ली? नदी में, यमुना नदी के अंदर कूद के क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है। वो भी क्या करती है? आत्महत्या कर लेती है। ध्यान समझना, फिरोजा की मस्जिद, फिरोजा की मस्जिद। इसके अलावा बात करें
तोपखाना मस्जिद, या पहले एक्के की मस्जिद देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। और दोस्तों एक मस्जिद और आती है तोपखाना मस्जिद, तोपखाना मस्जिद। ध्यान से देखना दोस्तों, 3 मस्जिद है, फिरोजा की मस्जिद, एक्के की मस्जिद और तोपखाना मस्जिद। तीनों कहाँ पे आपके जालौर में, तीनों कहाँ पे आपके जालौर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिरोजा की मस्जिद, उसके पिता अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद और तोपखाना मस्जिद, तीनों कहाँ पे हैं? जालौर में। ये जालौर के चौहान हुए। एक बार मैं आपको इसको रिपीट कर देता हूँ, जो भी पढ़ा है उसको देखते हैं। जालौर में आपके कानड़देव चौहान, दिल्ली में आपके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सिवाना दुर्ग अभियान को जीत चुका है, तो वो क्या करता है, 1311 में कमालुद्दीन गुरक के नेतृत्व में क्या करेगा, किस दुर्ग के ऊपर सेना भेजता है? जालौर दुर्ग के ऊपर। और मैंने भी आपको बताया था कि ये युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया, तो विजय प्राप्त कर लिया, ध्यान रखना इसने जालौर दुर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया था? जलालाबाद। ये भी ध्यान रखना आप लोग दोस्तों, इसने जालौर दुर्ग का नाम बदल के क्या रख दिया था? जलालाबाद। किसने? कमालुद्दीन गुरक ने। वही बात है, अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में है तो अलाउद्दीन खिलजी फिर सही है, अगर कमालुद्दीन गुरक नहीं है तो। और जब कमालुद्दीन गुरक ऑप्शन में हो तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो देखें, यह जाता है और ये क्या करता है, कानड़देव चौहान के सेनापति दहिया राजपूत बिका को क्या देता है? लालच देता है। इसने इसको लालच दिया तो इसने क्या कर दिया? गुप्त मार्ग बताए। जैसे ही कमालुद्दीन गुरक को गुप्त मार्ग का पता चला, कमालुद्दीन गुरक ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया कानड़देव चौहान के ऊपर। दहिया राजपूत बीका की पत्नी का नाम है सत्रिया रानी। सत्रिया रानी को जब इसके कर्मकांड, इसकी गद्दारी का पता चला तो इसने दहिया राजपूत बीका का सिर क्या कर दिया? धड़ से अलग कर दिया। और यही सत्रिया रानी सूचना देने कहाँ पे आती है? कानड़देव चौहान को जालौर आती है। लेकिन जब ये सूचना देने यहाँ पे पहुंचती है तो इसको पता चलता है कि जालौर की घेराबंदी हो चुकी है और आक्रमण स्टार्ट हो चुका है, युद्ध हो चुका था प्रारंभ में। तो इसके सूचना देने और नहीं देने का कोई मतलब है नहीं निकला। युद्ध के दौरान दोस्तों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। कौन है? कानड़देव चौहान। और जब कानड़देव चौहान मारा जाता है तो कानड़देव चौहान के पुत्र वीरमदेव ने अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर में कटार से क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। कौन करेगा आत्महत्या? वीरमदेव। और जब वीरमदेव आत्महत्या कर लेता है तो फिरोजा भी पानी के अंदर डूब के, नदी में डूब के क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब ये युद्ध जीत गया कौन है? आपके कमालुद्दीन गुरक। तो कमालुद्दीन गुरक ने इसका नाम बदल के जालौर का क्या कर दिया था दोस्तों? जलालाबाद है। और आपको बता दूं मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए, फिरोजा की मस्जिद, एक्के की मस्जिद और तोपखाना मस्जिद तीनों कहाँ पे? आपके जालौर में है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, आज अपन ने जालौर के चौहान भी एंड कर लिए हैं और जालौर के चौहान भी कंप्लीट हो गए हैं। अब तक अपन ने जो पढ़ा है, सांबर के चौहान पढ़ लिए हैं। सांबर के चौहान के अलावा जो बात करते हैं अपन, अजमेर के चौहान पढ़े हैं। अजमेर के चौहान के अलावा रणथंभौर के चौहान पढ़े हैं। और रणथंभौर के चौहान के अलावा अपन ने आज जालौर के चौहान भी पूरे कर लिए हैं। जहाँ तक के चांसेज रहते हैं 99.99% एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं यहीं से आते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपने जो पढ़ाया हुआ है उसमें से ही मैटर मिलेगा आपको। आराम से, आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। थोड़ा सा और देखते हैं अपन, एक जो चौहानों की उत्पत्ति संबंधी मत, अगर आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन और डालता है वो, तो चौहानों की उत्पत्ति संबंधी मत पूछ सकता है। तो आज अपन चौहानों की उत्पत्ति संबंधी मत भी साथ में देख लेते हैं और आज चौहान वंश को कंप्लीट करते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे ध्यान रखना, चौहानों की उत्पत्ति संबंधी मत देखते हैं, ध्यान समझना। चौहानों की उत्पत्ति संबंधी मत। चौहानों की उत्पत्ति संबंधी मत देखते हैं कि किस किस व्यक्ति ने क्या क्या मत माना है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं अपन, तो सबसे पहले देखते हैं चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से। चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। भाई, चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। इस बात के बारे में कौन कौन कहता है उनको अपन देखते हैं। देखो, एक मैंने आपको ग्रंथ बताया था, पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? अग्निकुंड से। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण के अनुसार भी चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? आपके अग्निकुंड से। इसके अलावा बात करते हैं मूणौत नैनसी के अनुसार भी चौहानों की जो उत्पत्ति है आपके अग्निकुंड से मानी गई है। चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? अग्निकुंड से मानी गई है। दूसरा अपन मत देखते हैं, तो दूसरा मत आता है आपके सूर्यवंशी।
कि चौहानों को सूर्यवंशी कौन मानता है, चौहानों को सूर्यवंशी कौन मानता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपने पृथ्वीराज विजय, एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है। इसके अलावा बात करते हैं, एक ग्रंथ आता है आपके हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य के अनुसार भी चौहानों को क्या माना गया है, आपके सूर्यवंशी माना गया है। इसके अलावा बात करते हैं अपने, तो एक ग्रंथ आता है आपके हमीर रासो, एक ग्रंथ आता है आपके हमीर रासो। हमीर रासो के अनुसार भी आपके चौहानों को क्या माना गया है, सूर्यवंशी माना गया है। एक ग्रंथ आता है आपके सुरजन चरित्र, एक ग्रंथ आता है आपके सुरजन चरित्र या सुरजन चरित्र। इस ग्रंथ के अनुसार भी आपके क्या माना गया है, चौहानों को सूर्यवंशी माना गया है। इसके अलावा बात करते हैं तो अपने एक ग्रंथ, एक व्यक्ति आते हैं इतिहासकार, इतिहासकार गौरी शंकर, इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद, हीराचंद ओझा। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार भी चौहानों को क्या माना गया है, सूर्यवंशी माना गया है। इसके अलावा एक शिलालेख आता है बेदला शिलालेख, एक शिलालेख आता है बेदला शिलालेख। इस बेदला शिलालेख के अनुसार भी चौहानों को क्या माना गया है, सूर्यवंशी माना गया है। इसके अलावा इनका तीसरा मत देखते हैं अपन, इनका तीसरा मत देखते हैं, और तीसरा मत है इंद्रवंशी या इंद्र के वंशज या इंद्रवंशी। इंद्र का वंशज कौन मानता है इनको, तो इंद्र के वंशज की बात करते हैं तो रायपाल का, रायपाल का शेवाड़ी अभिलेख, रायपाल का शेवाड़ी शिलालेख के अनुसार चौहानों को क्या माना गया है, इंद्रवंशी माना गया है। इसके अलावा अगला मत अगर अपन देखते हैं तो इनका जो अगला मत आता है उस मत की बात करते हैं, वो आता है विदेशी मत। अगला जो मत आएगा इनका विदेशी मत। तो देखो विदेशी मत जब देखते हैं अपन तो इतिहासकार है कर्नल जेम्स टॉड, इतिहासकार है कर्नल जेम्स टॉड। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड इनको विदेशी मानते हैं। इसके अलावा विलियम कुर्क, इसके अलावा विलियम कुर्क जो हैं इनको क्या मानते हैं, आपके विदेशी मानते हैं। इसके अलावा V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ भी इनको क्या मानते हैं, आपके विदेशी मानते हैं। इसके अलावा एक मत आता है आपके ब्राह्मण वंशी मत, इसके अलावा एक मत आता है आपके ब्राह्मण वंशी मत, या जिनके द्वारा इनको क्या माना गया है, ब्राह्मण माना गया है, ब्राह्मण वंशी, ब्राह्मण वंशी मत। ध्यान समझना, ब्राह्मण वंशी जो मत माना गया है, सबसे पहले बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों को क्या बताया गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ये आपको मैंने पढ़ा भी दिया, बिजोलिया शिलालेख। देखो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ब्राह्मण वंशी माना गया है। बिजोलिया शिलालेख के अलावा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भी इनको क्या माना गया है, ब्राह्मण वंशी माना गया है। इसके अलावा बात करते हैं तो एक व्यक्ति आता है डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार भी चौहानों को क्या माना गया है, आपके ब्राह्मण माना गया है। इसके अलावा बात करते हैं, देखो बिजोलिया शिलालेख आ गया आपके, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा आ गए, और एक आपके आ गया डॉक्टर दशरथ शर्मा। एक आपके आता है कायम खा रासो, एक आपके आता है कायम खा रासो। कायम खा रासो के अनुसार भी चौहानों को क्या माना गया है, ब्राह्मण वंशी माना गया है। और एक आपके अंतिम जब बात करते हैं चौहानों की उत्पत्ति की, तो एक मत आता है चंद्रवंशी मत, एक आपके मत आएगा चंद्रवंशी कि चौहानों को चंद्रवंशी किसके द्वारा माना गया है, तो एक आता है हाँसी शिलालेख। एक कौन सा आता है, हाँसी शिलालेख। हाँसी शिलालेख के अनुसार चौहानों को क्या माना गया है, आपके चंद्रवंशी माना गया है। इसके अलावा बात करते हैं, एक लेख आता है अचलेश्वर मंदिर का लेख, अचलेश्वर मंदिर का लेख, अचलेश्वर मंदिर का लेख। इस अचलेश्वर मंदिर के लेख के अनुसार भी चौहानों को क्या माना गया, आपके चंद्रवंशी माना गया। एक बार वापस देखते हैं अपने, और ध्यान समझना,
चौहानों की उत्पत्ति संबंधी मत की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था पहले, अग्निकुंड से जो उत्पत्ति मानी गई है वो पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय का एक ग्रंथ था, उसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? अग्निकुंड से। सूर्यमल मिश्रण के मैंने आपको 2 ग्रंथ बताए भी थे, आपके वंश भास्कर और वीर सतसई। ये सूर्यमल मिश्रण भी इसका समर्थन करता है कि चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से। मोनोतनैंसी के अपन ने 2 ग्रंथ देखे थे, मारवाड़ा प्रगणारी विगत, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? गजेटियर कहते हैं, और मोनोतनैंसी ख्यात। तो मोनोतनैंसी ख्यात और मारवाड़ा प्रगणारी विगत, ये 2 ग्रंथ मोनोतनैंसी के हैं। और मोनोतनैंसी भी क्या करता है? चौहानों की उत्पत्ति किससे मानता है? अग्निकुंड से। तो तीनों ही व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, चंद्रप्रदाय का पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, सूर्यमल मिश्रण और मोनोतनैंसी, तीनों ही चौहानों की उत्पत्ति किससे मानते हैं? आपके अग्निकुंड से। फिर सूर्यवंशी जो मत देखते हैं तो एक व्यक्ति आता है आपके जयानक भट्ट, उनका एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहानों को क्या माना गया है? सूर्यवंशी। नयनचंद्र सूरी के ग्रंथ हमीर महाकाव्य के अनुसार भी इनको क्या माना गया है? सूर्यवंशी। हमीर, रासो, सारंगधर और जोधराज के ग्रंथ है, इनके अनुसार भी इनको क्या माना गया है? आपके सूर्यवंशी। सूर्जन चरित की बात करें, चंद्रशेखर का ग्रंथ था सूर्जन चरित, और उसके अनुसार भी चौहानों को क्या माना गया है? सूर्यवंशी। इतिहासकार रहे हैं एक गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये चौहानों को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। और एक शिलालेख है बेदला शिलालेख, इनके अनुसार भी चौहानों को क्या माना गया है? सूर्यवंशी। अब बात करते हैं इंद्रवंशी मत रखता है, तो एक शिलालेख है रायपाल का शेवाड़ी शिलालेख, इसके अनुसार चौहानों को क्या माना गया है? आपके इंद्रवंशी। विदेशियों की संतान कौन बोलता है चौहानों को? तो इस मत का समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति हैं कर्नल जेम्स टोड, जो इतिहास के क्या हैं? जनक है। दूसरे व्यक्ति हैं विलियम कुर्क, और तीसरे व्यक्ति है V.A. स्मिथ। ये तीनों व्यक्ति कौन सा मत रखते हैं? आपके विदेशी मत। एक आता है ब्राह्मणवंशी। देखो 2 मत इंपोर्टेंट है, अग्निकुंड वाला और आपके ब्राह्मणवंशी। ब्राह्मणवंशी मत जो रखते हैं तो बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, इसकी अपन ने डिटेल में बात भी करी है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो इतिहासकार रहे हैं अपने, वो भी क्या करते हैं? इनको ब्राह्मणवंशी बताते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इनको ब्राह्मणवंशी बताते हैं। और एक कायम खा रासो है, इसके अनुसार भी चौहानों को क्या बताया गया है? ब्राह्मणवंशी बताया गया है। और चंद्रवंशी जो मत रखते हैं वो एक तो हांसी शिलालेख रखता है, और एक आपके अचलेश्वर मंदिर का जो लेख है उसके अनुसार चौहानों को क्या माना गया है? चंद्रवंशी माना गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं, अपन ने सांबर के चौहान पढ़ लिए हैं, अजमेर के चौहान पढ़ लिए हैं, रणथंभौर के चौहान पढ़ लिए हैं, और आपके जालोर के चौहान पढ़ लिए हैं, और चौहानों की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत थे, जो मत थे, उनको भी अपन ने पढ़ लिया है। अब जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, जो सबसे लंबा चलने वाला, विश्व का सबसे लंबा चलने वाला इतिहास है, उसको पढ़ेंगे और उसको देखेंगे। उसी से अपने जितने भी इतिहास, राजस्थान का राजपूताने का इतिहास है, वो सारा उससे लिंक करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो जब पसंद आया है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ताकि ये लोगों की मदद कर सके और एग्ज़ाम में जो स्टडी है उनमें योगदान हमारा भी रहे और उनका खुद का योगदान रहे, ताकि वो एग्ज़ाम आराम से आसानी से क्रैक कर सके। धन्यवाद दोस्तों।